नमस्कार साथियों। तो आज के सेशन में हम एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 अप्रैल को उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। साथ में आपके एक आंसर की भी तैयार हो जाएगी और आप अपना एग्ज़ाम चेक कर सकते हो और साथ ही साथ आप कमेंट करके इनके बता सकते हो कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो अपन डिस्कशन कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से ही। देखो, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पढ़ना है। स्टार्टिंग से जो लिखा हुआ है वो पढ़ो आप, सेंटेंस समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी ये जो आपके पार्ट्स दे रखे हैं ये एक सेंटेंस का एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा। फॉलो बाय द फोर अल्टरनेटिव, इनमें से कोई एक ही पार्ट है, मतलब अल्टरनेटिव है। कंप्लीट द सेंटेंस, जो सेंटेंस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड मेक सॉरी एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। ये बता रहा है कि इनमें से इस सेंटेंस को, जो कि ये अभी इनकम्प्लीट है ना, इसको पूरा करेगा। इनमें से कोई एक अल्टरनेटिव इनका सही है। देखो, पहले क्या होता था पेपर के अंदर, एनडी के एग्जाम के अंदर एरर पूछता था। अब एरर पूछने का तरीका क्या होता था, एक सेंटेंस पूरा लिख देता था, उसमें से कोई एक पार्ट गलत कर देता था। लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया आपकी बार। चेंज कैसे कर दिया, लेवल को आपकी बार थोड़ा इस तरीके से दे रहे हैं कि वो आपके सामने चार सेंटेंस दे रहे हैं। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर चार टाइप के एरर डाल दिए उसने। अब आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा सही है, अल्टरनेटिव कौन सा सही है, बस ये देखना है। ठीक है, चलो तो अब इसको देखने का तरीका क्या रहेगा वो जरा देख लेते हैं एक बार। देखिए जरा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ही पोज। ठीक है, वो पोज हुआ। अब जो इसका रिप्लाई है, जैसे मान लीजिए ही आपका सब्जेक्ट हो गया, पोज हो गया आपका वर्ब। ठीक है, हमने कहा ही पोज, वो रुका। हाउ लॉन्ग, कब तक रुका। तो आपके सामने जो ये आ रहा है ना, ये टाइम आ रहा है, ए फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मोमेंट्स और अ फ्यू मोमेंट्स। तो जो हाउ लॉन्ग का जो रिप्लाई होता है ना बच्चों, वो होता है ड्यूरेशन। 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ मोमेंट्स, ये होता है ड्यूरेशन किसी भी चीज की। अब ड्यूरेशन की जो प्रीपोजिशन होती है ना, वो होती है फोर। ठीक है, तो इसके अंदर फोर किसमें है, ये लो, बी ऑप्शन आपका आ गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलो, लेट एट नाइट ओवर कार, देर रात्रि हमारी जो कार है। अब उसके लिए चार ऑप्शन है आपके पास, जो कि आपका बेस है फ्रेजल वर्ब के ऊपर। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वो चीजें अब सॉरी 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्योंकि 12th बेस के ऊपर ही हो गया ये। ठीक है, तो अब ये चीजें देख लेंगे अपन कैसे क्या करेंगे। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एट नाइट ओवर कार ब्रोक डाउन, ब्रोक अप, ब्रोक इनटू और ब्रोक आउट। अगर आपको इनका मीनिंग पता है ना तो आप इसको कर लोगे। देखो, सबसे पहले आते हैं ब्रोकअप के ऊपर। ब्रोकअप का मतलब होता है टू एंड, खत्म कर लेना किसी भी चीज को। ठीक है, ब्रोकअप कर लेना, या ब्रेकअप आपने सुना होगा वर्ड। ठीक है, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, टू एंटर इलीगली, किसी भी जगह इलीगली एंटर कर जाना। ठीक, चलो। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, टू स्प्रेड, फैल जाना, टू स्टार्ट, शुरू हो जाना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। अब ब्रोक डाउन, यहां पर आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि ब्रोक डाउन ही आएगा। ब्रोक डाउन का यूज है ना दो तरीके से होता है। एक तो कोई भी मशीनरी हो, वो अगर बीच में चलते चलते रुक जाए, ठीक है, स्टॉप हो जाए, टू स्टॉप सडनली, टू स्टॉप सडनली, अचानक से कोई भी चीजें रुक जाना, तो वो हो जाएगा आपका क्या, ब्रोक डाउन। एक होता है ह्यूमंस के लिए यूज होता है इसका ब्रोक डाउन का, वो उसका मतलब होता है टू कोलैप्स इमोशनली एंड मेंटली, यानी इमोशनली मेंटली टूट जाना किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यहां पर ब्रोक डाउन आएगा। अब मीनिंग क्या आ रहा है, लेट एट नाइट ओवर कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, यानी जो देर रात्रि थी हमारी जो कार है वो ब्रोक डाउन हो गई भाई, रुक गई ऑन द हाईवे। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लॉजिकली इनका आंसर कर सकते हैं और लॉजिकली हम इसका आंसर देख भी सकते हैं बच्चों। चलो अब दूसरा देख लेते हैं एक बार, मतलब तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरे नंबर पे कह रहा है, ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी, यानी सारे कंट्री ने साइन कर दिया किसको, ट्रीटी को। अब ट्रीटी क्या होता है, ट्रीटी का मतलब होता है संधि, किसी चीज की संधि होना। ठीक है, उसको साइन कर दिया। अब उसके लिए तीन चार ऑप्शन दे रखे, विद जर्मनी एंड फ्रांस, एक्सेप्ट जर्मनी एंड फ्रांस, अमोंग जर्मनी एंड फ्रांस और ड्यूरिंग जर्मनी एंड फ्रांस। समझना भाई, मान लीजिए कोई भी एक चीज है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, ऑल है ये। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ऑल द कंट्रीज, सारी की सारी कंट्री ने साइन कर दिया। अब सारी कंट्री में तो जर्मनी और फ्रांस भी आ रहा होगा सभी में,
ठीक है। तो होता क्या है कि ऑल का मतलब होता है सारे के सारे। अब हम इसके अंदर कोई भी चीज इंक्लूड नहीं कर सकते कभी भी, कि कोई भी चीज लाके इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ऑल का मतलब तो हो गया सब, जितने भी कंट्रीज है सारे हो गया। तो अब हम इसमें कोई और कंट्री इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे जर्मनी फ्रांस इंक्लूड कैसे करेंगे, ऑल कंट्रीज में तो ये सब आ चुका है ना। करना क्या है, हम ऑल में से एक्सक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अब एक्सक्लूड क्या होता है, एक्सेप्ट, ये लो। तो क्या आ रहा है, ऑल द कंट्री साइन द ट्रीटी, सारी की सारी कंट्री ने साइन कर दिया था, किसके अलावा भाई, एक्सेप्ट जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस के अलावा सब कंट्री ने इस संधि को, ट्रीटी को साइन कर दिया, ये मीनिंग है इसका। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एक्सेप्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, देखना क्या दे रखा है, आई रिमाइंडेड हर, मैंने रिमाइंड कर दिया। ये भी देखो फ्रेजल वर्ब के ऊपर डिपेंड है, वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको पता होना चाहिए। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब वैसे तो जो आंसर आएगा वो यहां पर ए ही आएगा। आई रिमाइंडेड हर, मैंने उसको रिमाइंड करवा दिया था टू टर्न ऑफ द लाइट एट नाइट, रात में टर्न ऑफ करे लाइट को। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं आपको, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, टू स्टॉप। ठीक है, बंद कर देना। और टर्न ऑन का मतलब होता है ऑन कर देना, स्टार्ट कर देना। ये टर्न की जगह पर आप ना स्विच को भी यूज कर सकते हो, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। ठीक है, तो यहां पर जो मीनिंग आ रहा है ना वो टर्न ऑफ का आएगा, क्योंकि रिलेटेड टू लाइट से बात हो रही है। ठीक है, अगर लाइट से रिलेटेड बात हो रही है तो फिर हम टर्न ऑफ करेंगे, क्योंकि इनका सबका मीनिंग अलग है। देखो, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू, अचानक से कोई भी चीजें ब्रेक ऑफ हो जाना। जैसे मान लो मैं एक स्पीच दे रहा हूं और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर बाद में कंटिन्यू कर दिया, तो वहां पर मीनिंग आएगा ब्रेक ऑफ। अब देखो, लाइट को तो डिसकंटिन्यू किया नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, ड्रॉप ऑफ, कॉल ऑफ, इनका मीनिंग अलग है। इनका मीनिंग है जैसे एंड कर देना किसी चीज को, ड्रॉप ऑफ कर देना, ड्रॉप आउट कर देना, कॉल ऑफ कर देना। ठीक है, तो ये मीनिंग आएगा नहीं, ये खत्म हो गया, ऑप्शन टर्न ऑफ का ही आएगा। और हो सकता है शायद आपने भी यही डाला हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, दे टोल्ड अस अबाउट द वुमेन। ठीक है, अब तुम देखो, अगले वाली जो भी बात है ना, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये, वो उस वुमेन को लेकर ही कही जा रही है। क्यों सर, आपको क्या पता, सभी में रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन रहा, ये रिलेटिव प्रोनाउन रहा, ये रिलेटिव प्रोनाउन रहा। मैं तो इसमें ना वैसे भी आंसर गलत कर सकता हूं। देखो, जैसे ये वाला जो आंसर है ना, ये सीधा सीधा गलत हो गया, क्योंकि वुमेन के लिए विच लगेगा नहीं, ये लो, ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, लिव्ड हो गया वर्ब, वर्ब के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है, तुमने होम लगा रखा है, होम होता ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देखो, हुज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता भाई, ये लो, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपका आंसर क्या आ गया, ये लो, हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, ये आंसर है। मतलब ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही था ये, मतलब कुछ ज्यादा नहीं था। ये आंसर है भाई आपका, ये हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। ठीक है, एक काम करता हूं, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं भाई, पता नहीं बीच बीच में कई बार बंद हो जाता है, फिर आगे का करवाता हूं। चल रहा है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 है, इसको कंप्लीट करते हैं। कह रहा है, आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द फरवरी। अब यहां तक देखो, ये सबको सही है, एंड ऑफ द फरवरी, द एंड ऑफ द फरवरी, द एंड ऑफ द फरवरी, द एंड ऑफ द फरवरी। इसमें आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि इससे पहले कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, एट आएगी, ऑन आएगी, अलोंग आएगी, या फॉर आएगी। अब मैं दो चीजें समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है कोई भी टाइम का, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है किसी भी टाइम का। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि जो पॉइंट होता है ना, उसकी प्रीपोजिशन एट होती है भाई, चाहे फिर वो स्टार्टिंग हो और चाहे फिर वो एंडिंग। ठीक है, पॉइंट के लिए जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है ना, उसका एट यूज किया जाता है। तो आपके सामने आंसर आई गया, ये लो, बाकी हो गया गलत, ये लो, ये सारे सारे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई डिसलाइक फिल्म्स हु हैव सैड एंडिंग्स, दैट हैव सैड एंडिंग्स, वुड हैव सैड एंडिंग्स, और whom have sad endings। अब देखो, ये सारे की सारी जो बात है ना, वो फिल्म्स के लिए कही गई है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, सारे के सारे, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर अब के क्वेश्चंस बड़े पूछ लिए। मैं कह रहा हूँ प्रोनाउन को लेकर और प्रीपोजिशन को लेकर ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में कभी से ही, तो ये थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है सारे के सारे। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो इसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, हु लगता है ह्यूमन के लिए, हुज लगता है ह्यूमंस के लिए, हुम लगता है ह्यूमंस के लिए, बचा क्या, दैट लग जाता सभी के लिए।
तो आ जाएगा आपका आंसर ये। अच्छा, दूसरा तरीका भी है इसको सही करने का। क्या तरीका है वो जरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये तो हो ही गया था गलत ह्यूमंस की वजह से, दैट हो चुका था सही, अब ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि हु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ये हैव लिखा हुआ है। यहाँ पर आ जाओ, हुम सब्जेक्ट होता नहीं है क्योंकि ये हैव वर्ब लिखी हुई है, वर्ब का क्या चाहिए था, सब्जेक्ट, तो ये सरासर ये गलत ही हो गए फिर। क्लियर है भाई इतना, है ना। देखो नॉर्मल वे के अंदर समझ सकते हैं इनको, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ऐसी। आ जाइए, चलो नेक्स्ट पे आइए। तो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है भाई, द थीव्स डिनाइड। अब देखो, द थीव्स हो गया सब्जेक्ट, डिनाइड हो गया वर्ब। द थीव्स डिनाइड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई चाहिए, क्या डिनाई किया थीव्स ने, ठीक है। अब व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल कॉमन सी बात बताऊंगा जो सब बच्चों को पता होगा, तैयारी वैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा। एक बच्चा होती है हैव की फॉर्म, हैव की कौन कौन सी फॉर्म होती है वो देख लो, हैज, हैड और हैविंग। इनकी खास बात है बेटा, खास बात यह है कि इनके बाद हमेशा कुछ भी लिख लो चाहिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुम ध्यान से देखकर बताओ, हैविंग के बाद क्या लिखा हुआ है, स्टीलिंग, हो गया गलत, थर्ड फॉर्म तो है नहीं। यहां पर आ जाओ, हैविंग के बाद क्या लिखा हुआ है, टू स्टील, ये भी हो गया गलत। अब ऑप्शन में बचे ये और ये, दो ऑप्शन में बचे, ठीक है। अब दोनों में देखो क्या है, मान लीजिए हमने यहां पर ये लिख दिया, हैड स्टोलन लिख दिया एक पल के लिए, तो हमने देखा हैड स्टोलन, हमने यहां पर लिखा हैड स्टोलन द मनी। ध्यान से देख के बताओ, डिनेड वर्ब को क्या चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट, और हमने क्या दे दिया यहां पर, वर्ब, तो ये हो गया गलत, आया ना, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। लो भाई, स्टीलिंग ही आएगा। अब सर कहोगे सर ये स्टीलिंग भी तो वर्ब है, नहीं भाई, देखो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप स्टीलिंग लिखोगे तो ये वर्ब नहीं है, स्टीलिंग द मनी। अब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है ये जीरेंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट बन जाती है, जीरेंड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। फिर ये क्या है सर, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड। बेसिक में पढ़ा दिया करते हैं ये सारी चीजें, ठीक। आगे आ जाओ, अब अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये सिंपल से बेसिक वाले पॉइंट पे थे, मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। डिड यू, अब वही वाली बात है, फिर से फ्रेजल वर्ब आ चुकी है। ड्रॉप आउट का मतलब पता होना चाहिए, ड्रॉप इन का मतलब पता होना चाहिए, ड्रॉप बिहाइंड का मतलब पता होना चाहिए, ड्रॉप अवे का मतलब पता होना चाहिए। और ये पता करने के बाद आपको अगले वाली मीनिंग कन्वे होनी चाहिए, ये सारी तो वो बात सारी एक ही है, बस खाली इनका मीनिंग पता हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, डिड यू ड्रॉप आउट टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, या डिड यू ड्रॉप इन। अब मैं बता देता हूं, यहां पर आंसर तो आएगा ये, ठीक। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, टू पे अ शॉर्ट विजिट, ये मीनिंग होता है शॉर्ट विजिट। तो यहां पर यही आ रहा है, टू पे अ शॉर्ट विजिट टू सी सुनीता ऑन योर वे होम, ये वाला मीनिंग आ रहा है, ठीक है। बाकी सबका अलग अलग मीनिंग है। ड्रॉप बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छोड़ जाना किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए तुम किसी लोगों को पीछे छोड़ गए, ये हो जाता है। ड्रॉप अवे का मतलब होता है दूर चले जाना। ड्रॉप आउट का मतलब होता है छूट जाना, जैसे अपन कहते थे कैच ड्रॉप आउट हो चुका है, ठीक है, तो वो चीज हो जाती है। तो वो मीनिंग कुछ भी नहीं आ रहा, मीनिंग आ रहा है ड्रॉप इन, पे अ शॉर्ट विजिट। क्लियर है भाई इतना, आगे करो। देखो यहां पर आ जाइए, वुड यू लाइक टू, टू है ना, टू इन्फिनेटिव बनाने के लिए वर्ब की से क्या चाहिए, बेसिक फॉर्म। देखो ये मीटिंग हो गया, ये गलत हो गया, ये मीट हो गया, ये सही हो सकता है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये गलत हो गया। ये मीट के बाद ना विद लिखा हुआ है प्रीपोजिशन, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सीधा ऑब्जेक्ट लगा देती है, ये लो, ये भी गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन आया ना वही आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है भाई, और बाकी तुम देख लेना एक बार। नेक्स्ट में चलते हैं अपन तो अब आ जाते हैं एडीएम्स पे। एडीएम्स ना बड़े सिंपल सिंपल दिए थे, हालांकि तुम्हें नहीं समझ में आया तो बात अलग है, बाकी देखो सिंपल से समझ सकते हो। हम ये कह रहे हैं बी बैड न्यूज, बी बैड न्यूज, बुरी न्यूज बनना। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी आया तो अपन ये कह सकते आई हैव अ बैड न्यूज और अ गुड न्यूज फॉर यू। मेरे पास एक बैड न्यूज है और तुम्हारे लिए क्या है, गुड न्यूज है। अब दोनों में से तुम कौन सी चाहिए, तो कौन चाहेगा, बैड न्यूज हमेशा अनडिजायरेबल होती है, किसी को चाहिए ही नहीं। अच्छा, गुड न्यूज हमेशा डिजायरेबल होती है। आंसर तुम्हारे सामने है, someone who is considered undesirable,
बैड न्यूज का मतलब है ये, ठीक है। और गुड न्यूज का मतलब क्या होता है, डिजायरेबल, जो हर कोई डिजायर करता हो, इच्छा रखता हो कि भी गुड न्यूज आने चाहिए। और बैड न्यूज अनडिजायरेबल, किसी की इच्छा ना होती हो। तो समवन, कोई भी ऐसा पर्सन हु इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल, कोई भी ऐसा पर्सन मनहूस टाइप का, जिसे कौन पसंद करेगा, अनडिजायरेबल, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, ठीक है। ड्रॉइंग बोर्ड पे बैक आ जाना। अब तुम सोचो कि तुम कोई काम कर रहे हो, मतलब कोई पेंटिंग ही कर रहे हो, ड्राइंग ही कर रहे हो, ठीक है, और तुमने पूरी ड्राइंग कर ली, उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि वो बिगड़ गया, तो आप क्या करोगे, उस पेज को फाड़ दिया आपने और एक नया पेज बनाने लग गए, फिर से ड्राइंग करने लग गए। तो ऐसा करना ही होता है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस से ड्राइंग बोर्ड पे आ जाना। मीनिंग क्या आ रहा है, मीनिंग देख लो, मीनिंग आ रहा है यहां पर, टू स्टार्ट प्लानिंग अगेन, वापस से प्लानिंग शुरू कर दी, बिकॉज द प्रीवियस प्लान हैज फेल्ड, क्योंकि तुम्हारा जो प्रीवियस प्लान था ना वो फेल्ड हो गया, मतलब जो तुमने पहले काम किया था वो खराब हो गया, अब तुमने वापस से स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स होता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आना, ये इसका मीनिंग होता है। आया समझ में भाई? बाकी का तो देखो कोई मीनिंग आ नहीं रहा। प्लानिंग ग्रुप का मेंबर होना ये कोई मतलब नहीं है। टू ड्रा कंपैरिजन ड्रॉ करना ये भी कोई मतलब नहीं है। टू बी फास्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ए सिचुएशन ये भी कोई मीनिंग नहीं है, सारे मीनिंगलेस थे। नेक्स्ट आ जाइए, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, आई का मतलब होता है बच्चों सेंटर किसी भी चीज का, और स्टॉर्म का मतलब हो गया वही तूफान वगैरह या जो भी चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी घटना का या तूफान का, स्टॉर्म का सेंटर बन जाना, ठीक है। तो सेंटर का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, मिडेस्ट, तो कंट्रोवर्सी का मिडेस्ट पॉइंट होना, टू बी इन द मिडेस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी के बीचों बीच में फंस जाना, ठीक है, ये इसका मीनिंग आ जाएगा। ये लो, टू बी इन द मिडेस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी मतलब हो जाएगा बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, लाइफ इन द फास्ट लेन। लाइफ इन द फास्ट लेन, क्या होता है फास्ट लेन? एक तो लाइफ इस तरीके से चले यार, पहले उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया, फिर उठा फिर गिर गया, और एक ऐसी लाइफ हो जाए कि फास्ट लेन में चढ़ती चली जाए ऊपर की तरफ, तब बताओ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लाइफ इन द फास्ट लेन का मतलब क्या होगा, अ लीड अ सेल्फिश लाइफ ना, टू हैव हैप्पी लाइफ विदाउट कंप्लेंट्स, ये हो सकता है, देख लेंगे एक बार, यहां पर आ जाओ। लाइफ विदाउट मनी और कंफर्ट्स कभी नहीं, कैसे हो सकता है भाई, लाइफ फास्ट लेन के अंदर है, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे तो होंगे बहुत सारे, कंफर्ट्स नहीं है वो भी होंगे। लाइफ इन द फास्ट लेन का मतलब होता है एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल लाइफ स्टाइल, ये इसका मीनिंग होता है। एक्साइटमेंट होना लाइफ के अंदर और इवेंटफुल लाइफ स्टाइल होना बहुत ही ज्यादा, मतलब बार बार कोई थ्रिल होना, इवेंटफुल घटनाएं होना, वो चीजें होती है फास्ट लेन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाइए भाई। तो 15 जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो दे रखा है टू पास द बक, ठीक। पास द बक का मतलब क्या हो गया, पास कर देना, मतलब उसको फ्री कर देना, जैसे मतलब मेरे ऊपर कुछ आए चीजें और मैंने उसको पास कर दिया किसी दूसरे के ऊपर, तो यही मीनिंग आएगा इसका। देखो ये कह रहा है टू शिफ्ट, पास कर देना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑफ समथिंग किसी भी चीज की, टू समवन किसी पर्सन को, यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई उसको पास कर दिया किसी दूसरे पर्सन पे, तो ये इसका मीनिंग आएगा बी, ये टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, ये मीनिंग आएगा। हो गया भाई। नेक्स्ट पे आते हैं अब अपन। अब ये पैसेज है, इसमें लगेगा टाइम, तो ये कर लेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले अपन ये कर लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं थोड़ा सा। आ जाइए, देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से सिनोनिम्स आए थे, आपको देखना चाहिए था। एक सेकंड और भाई, 21 मिनट्स की हो चुकी है, अपन ना 5-6 मिनट के अंदर इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, या ज्यादा से ज्यादा 9 मिनट ही लेंगे, 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, आपको पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। देखो जी, तो कह रहा है द किंग्स सन वाज बैनिश्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल, एक सेकेंड ये थोड़ा सा, हाँ रिवेलरी, चलो ठीक। तो यहां पर क्या दे रखा है, द किंग सन, किंग के जो बेटा था उसको क्या कर दिया, बैनिश कर दिया गया। बैनिश का मतलब होता है देश निकाला कर देना, ठीक है, बाहर निकाल देना। अब इसका क्या बताना बच्चों, आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम क्या होगा, डिपोर्टेड, ये लो देखो। कॉल बैक का मतलब होता है वापस बुलाना, ये तो हो ही नहीं सकता सिनोनिम। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, ये भी नहीं हो सकता। नोटिफाई का मतलब हो गया सूचना देना, ये भी नहीं हो सकता। ये लो डिपोर्ट कर देना, डिपोर्ट का मतलब होता है डिपार्चर कर देना, किसी भी चीज को अलग कर देना। देश निकाला, बैनिश का मतलब वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही गेव अ डेजलिंग परफॉर्मेंस। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था,
ही गेव अ डेजलिंग परफॉर्मेंस एट द ओपेरा। तो डेजलिंग का मतलब पता है क्या होता है? डेजलिंग का मतलब होता है ब्रिलियंट, जानदार, मतलब चार्मिंग, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसने। तो डेजलिंग का मतलब ये होता है, अभी आ जाएगा, देखो डिसमल हो गया, पैथेटिक हो गया और प्रियल हो गया। देखो डिसमल का हो गया बैड, बेकार, ठीक है, बेकार परफॉर्मेंस दी। पैथेटिक का मतलब हो गया भाई कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ये कह सकते हो क्रिटिक सिचुएशन, बहुत ही बेकार सिचुएशन होना, पैथेटिक दयनीय टाइप की होना, ठीक है, मिजरेबल होना, ठीक है। अच्छा, प्रियल का मतलब भी यही होता है, बैड। तो ये मीनिंग इसके आएंगे नहीं, मीनिंग डेजलिंग दे रखा है तो ब्रिलियंट ही आएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आ जाइए। सी रेफर्ड ऑल सजेशंस फ्रॉम हर फ्रेंड्स। अब इसका मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, रेफर का मतलब। तो इसका मतलब यहां पर ये आ जाइए, बी ऑप्शन आ जाएगा। सारे सजेशन जो उसके फ्रेंड के थे उसने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ये इसका सिनोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। सी डिसऑन। अब इसमें एक वर्ब लिखी है ऑन, ठीक है, और उससे पहले लिख रखा है डिसऑन। तो देखो डिसऑन का मतलब क्या होता है? ही डिसऑन हिज रॉयल लेगेसी एंड बिकम कॉमनर, ठीक है। उसने क्या किया? अपनी सारी जो रॉयल लेगेसी थी उसको डिसऑन कर दिया, मतलब खुद का अधिकार था उसको डिसऑन कर दिया, अधिकार ही छोड़ दिया। अधिकार छोड़ने को अपन क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? एक्सेप्ट करना नहीं, अबेंडन करना, छोड़ देना, त्याग कर देना, ठीक है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना। तो ये इसका मीनिंग आएगा। एक्सेप्ट आएगा नहीं, अलाउ आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा नहीं, ये लो, ये इसका आंसर हो गया। तो पेपर बड़ा आसान था भाई, यहां पर आ जाइए। पहली बार इतना आसान पेपर दिया एनडीए ने कि लगभग बच्चे अच्छे से करके आए होंगे। द पब्लिक वॉज स्पेक्टिकल अबाउट द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। स्पेक्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, डाउटफुल सिचुएशन होना, स्पेक्टिकल हो जाना, किसी चीज के ऊपर डाउटियस हो जाना। ये लो, ये ऑप्शन में ये सीधा सीधा दिख रखा है। होपफुल आएगा नहीं, आशा वासा वगैरह, अनेक्सियस चिंता वगैरह नहीं होगा, एक्सेंट भी होगा नहीं, एक्सपेक्टेशन। तो यहां पर जो आंसर आएगा ना वो आएगा डाउटफुल। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा। चल नेक्स्ट आते हैं भाई। क्लोज टेस्ट था, बड़ा सिंपल था, तो अभी ये डिस्कस कर ही लेंगे क्लोज टेस्ट को। पहले आगे एंटोनिम देख लेते हैं और एंटोनिम के बाद में अपना वो देख। चल, तो कह रहा है भाई मोहन वॉज लिविंग इन द डिप। अच्छा देखो एंटोनिम है ये सारे सारे, ये जो भी दे रखे हैं ना ये एंटोनिम है। अब ये देख लीजिए एक बार, आप देखिए जरा। एंटोनिम है, कह रहा है मोहन वॉज लिविंग इन द डिप्लोरेबल कंडीशन। डिप्लोरेबल का मतलब क्या होती है? बैड, बैड, मिजरेबल। तो जो इसका मीनिंग आएगा ना वो यहां पर आएगा, ये लो, कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब क्या हो गया? सेंटोनिम हो गया। अच्छा ठीक है, डिजायरी, बढ़िया, कमेंडेबल सिचुएशन में रह रहा, ये इसका मीनिंग आएगा। ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहां पर आ जाओ। दीज एक्सरसाइज विल कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस एंड द टेंशन। अब देखो काउंटर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है किसी चीज को काउंटर कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो अब काउंटर अटैक का मतलब भी सुना होगा आपने कि इसने इसको काउंटर अटैक किया है, या काउंटर सुना होगा, एनकाउंटर सुना होगा। काउंटर का मतलब होता है उसको खत्म कर देना, वेनिश कर देना, ठीक है। तो यहां पर जो मीनिंग आएगा ना वो ये आएगा, ये एक्साजरबेट, ठीक है। एक्साजरबेट का मतलब होता है किसी सिचुएशंस को ना और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, जैसे क्या कहते हैं ना उसको, मतलब आग में घी डालने वाली बात हो जाती है, एक्साजरबेट मतलब और बढ़ा देना, ठीक है। तो ये तो हो गया काउंटर अटैक खत्म करना, और ये हो गया बढ़ा देना, एंटोनिम हो चुका। फोइल का मतलब, थ्रेट का मतलब, ये कॉन्ट्रावेंस का मतलब हो गया बिल्कुल न वो खत्म कर देना, टू एंड। ये लो, तो ये मीनिंग आएगा नहीं। ये लो, फेल भी होता है, इस फोइल का जो मीनिंग होता है वो फेल भी होता है। नीचे आ जाइए। यू हैव टू प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? टू कंटिन्यू, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू विद डिफिकल्ट स्टूडेंट। तुम्हें ना डिफिकल्ट स्टूडेंट के साथ ना कंटिन्यू, कीप अप करना चाहिए, कैरी ऑन करना चाहिए। ये लो, ये सारे सिनोनिम है। परसिस्ट करना, कैरी ऑन करना, स्टैंड फॉर्म होना। स्टैंड फॉर्म का मतलब पता क्या होता है? एडिग होना, डिटर्मिनेशन से होना किसी चीज के लिए। तो ये सारे हो गए इसके सिनोनिम। पूछ क्या रहा है? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है गिव अप। गिव अप का मतलब यही होता है छोड़ देना, ठीक है। और यहां पर कह रहा है टू कंटिन्यू कर देना, तो इसका सिनोनिम ही पूछा था। नेक्स्ट आ जाइए भाई। क्वेश्चन है देयर न्यू कलर स्कीम्स इज हिडियस, ठीक है। हिडियस का मतलब क्या होता है? ये देखना, हिडियस का मतलब होता है बुरा, बैड, वेरी, एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही ज्यादा बुरा, एक्सट्रीमली। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ना अपेलिंग, इसका मतलब होता है मतलब आप ये कह सकते हो इसका मतलब भी बुरा ही होता है। एक वर्ड और होता है अपेलिंग, APPE वाला होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है अच्छा।
तो यहां पर जो मीनिंग आएगा ना इसका आंसर वो आएगा ब्यूटीफुल। ठीक है, ये होता है भाई फ्राइटेंड, डरावना टाइप का। जैसे कुछ घटनाएं होती है वो डरावनी होती है, लाइक मतलब कोई एक्सीडेंट देख लो, उसको कह सकते हो आप ग्रोटेक्यू। ठीक है, तो ये होता है डरावना। ठीक है, मैक्रेबरी होता है, ये भी बेकार होता है इसका मतलब। ठीक है, और यहां से आप ये मीनिंग कन्वे करवा पाओगे कि इसका जो मीनिंग आएगा ना एंटोनिम, वो आएगा ब्यूटीफुल। ठीक है, एक्सट्रीमली बैड और ब्यूटीफुल, ये इसका सिनोनिम, वो सॉरी एंटोनिम हो जाएगा। यहां पर देखिए, एवरीवेयर दे गो दे स्क्वेंडर देयर अर्निंग्स। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता होगा, क्या लगता है तुम्हें? स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट कर देना। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट कर देना। ठीक है, खराब कर देना। जहां कहीं भी वो जाता है वो अपनी अर्निंग को उड़ा देता है, खराब कर देता है। अब देखो इसका मीनिंग क्या आएगा, मीनिंग ये हो जाएगा भाई मनी को वेस्ट कर रहा है तो फिर मैनेज करना हो जाएगा। ये लीजिए, एंटोनिम पूछा है ना भाई, वेस्ट का क्या होगा, मैनेज करना। एक तो वेस्ट का मतलब होता है उड़ाना और मैनेज का मतलब होता है संभालना। तो सिंपल थे बिल्कुल ये भी। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन आगे देखते हैं। PQRS है भाई। ठीक है, और PQRS के अलावा ये दे रखे आपकी ये क्वेश्चंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लीजिए एक बार, फिर PQRS कर लेते हैं अपन वापस चल के। ये क्या दे रखा है, देखो अबोर्ड के बारे में पूछा है। अबोर्ड के बारे में अगर पूछा है ना, तो देखो इससे पहले क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव लगा है मतलब ये डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये नाउन हो गया भाई, तभी तो लगा रखा। ये लो, यहां पर आ जाइए, बियॉन्ड। अब देखो ये जो कंट्रोल लिखा हुआ है ना, ये कंट्रोल वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, डिटर्मिनर। ये लो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। नाउन है, ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का। बियॉन्ड हो गया प्रीपोजिशन। ये लो, ये आंसर हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, आई डिडंट टेल हिम आई, एक सेकेंड भाई गया यार, I didn't tell him anything except that I needed the money। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बच्चों ने इसमें, बहुत सारे बच्चों ने एक्सेप्ट को क्या किया, प्रीपोजिशन मान लिया। ठीक है, मान के चलो अगर ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है। अगर ये प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, इन दोनों को जोड़ेगा कौन, ये बताओ। बात आ रही है मेरे समझ में? ये सब्जेक्ट रहा, ये सब्जेक्ट रहा, दो क्लोज। अगर ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, तो इन दोनों को जोड़ेगा कौन, ध्यान से समझना। एक्सेप्ट दैट कंजंक्शन होता है। पेपर वाले की थोड़ी सी गलती हो गई कि उसने क्या किया है, एक्सेप्ट के नीचे अंडरलाइन कर दिया, जबकि अंडरलाइन किसके नीचे करना चाहिए, एक्सेप्ट दैट। एक होता है एक्सेप्ट फॉर, ये प्रीपोजिशन फ्रेज होता है। एक होता है एक्सेप्ट दैट, जो ये लिखा हुआ है, ये कंजंक्शन फ्रेज होता है। ये आंसर आएगा भाई। बाकी आंसर की में एक बार चेक कर लेना, जब आंसर की डलेगी तब देख लेना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहां गया ये रहा कंजंक्शन। ठीक है, आ जाओ, ड्राई क्लीन माई नाइसली। देखो ये हो गया, ही ड्राई क्लीन माई कोट नाइसली। नाइसली हो गया, हाउ का रिप्लाई हो गया। आप सबको पता है हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम्स। तो ये जो आइटम है ये ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू इसके लिए लगने वाला एडजेक्टिव हो गया, और ये जो दिस लगा है ना, वो लगने वाला क्या हो गया, डिटर्मिनर। सबको पता है ये डिटर्मिनर्स आएंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये हो गए। अब एक बार PQRS भी देख ले भाई, लेकिन PQRS करने से पहले थोड़ा सा एक बार फिर से फोन देखना पड़ेगा। बैटरी तो 10% ही है। अब देख लेते जहां तक होता है, बाकी फोन बंद हो जाएगा तो देखा जाएगा एक बार भाई। चलो PQRS में देखो क्या करा है, इंक्लूड बेसिक फ्रीडम, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल बेसिक राइट्स एंड। भाई पूरा है या आधा ही है ये क्वेश्चन ही? अच्छा यही है, पूरा ही। चलो देख लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, इंक्लूड बेसिक फ्रीडम्स, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल बेसिक राइट्स एंड। नहीं पूरा नहीं है, अच्छा पूरा ही है PQRS है ना। हाँ, P ये हो गया, Q ये हो गया, R ये हो गया, S ये हो गया। ठीक है, चलो तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, द फंडामेंटल राइट्स आर। ठीक है, अब ये जो आर है ना, या तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी या ये वर्ब होगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो कहीं ING फॉर्म दिख रही होगी आपको, वो दिख नहीं रही। ठीक है, अच्छा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही होगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रही। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं, द फंडामेंटल राइट आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल। तो क्यू के बाद आर देखो कितनों में है, क्यू के बाद आर ये रहा, क्यू के बाद आर ये रहा, बाकी क्यू के बाद आर नहीं है, हटाओ, क्यू के बाद आर नहीं है,
हटाओ। अब ये देखो, इसको करके देखते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, द फंडामेंटल्स राइट आर वारंटेड टू द इंडिविजुअल, ठीक है, क्यू के बाद आर हो गया भाई, ठीक है, इसमें एस से स्टार्ट हो रहा है, एस कहां है अपना, ये रहा, बेसिक राइट्स एंड, एस से हो गया, एस के बाद दे देंगे क्यू, बेसिक राइट्स एंड द फंडामेंटल्स राइट आर, हो गया, एस क्यू हो गया, आर देख लो अब की बार, गारंटेड टू द इंडिविजुअल, ये आर भी आ गया, पी इंक्लूड बेसिक फंडामेंटल, ये आंसर है, सिंपल सर। तो आपको ऐसे ज्वाइन करते हुए चलना है और बेसिकली आपको आ भी जाएगा। चलो आगे नीचे देखो, फॉर मैनी मिलेनिया बीन इन द मेकिंग ऑफ द हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज द इंडियन नेशनल इज द प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, हैज दे रखा है, ठीक है, हैज के बाद आपको एक वर्ब और दे रखी है, ये बीन, हैज बीन, ठीक, हैज बीन इन द मेकिंग। अब यहां पर तुम ध्यान से देख के बताओ, आर के बाद क्या आ रहा है, क्यू, आर के बाद क्यू कितना में देखना जरा एक बार, आर के बाद क्यू एक में, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, आर के बाद, बस ये आंसर हो गया। ये लोग जोड़ लेते हैं एक बार करके और देख लेते हैं। ऐसा सबसे पहले द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट, आर कहां पर है अपना, ये रहा, द इंडियन नेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट हैज बीन इन मेकिंग फॉर मेनी, यही आंसर एग्जैक्ट, क्लियर है समझ में। नेक्स्ट आ जाइए, an epoch that was imminent for its pupil, the start of with a new visions, India's independence represented। तो यहां पर देखिए जरा क्या आ रहा है, मीनिंग देखिए एक बार कैसे क्या करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब देखिए इम्ब्यूड के बाद हमेशा ना विद आता है, ये ध्यान रखेगी। तो अब पी के बाद क्यू कितनों में आ रहा है, ये ध्यान दे ले एक बार, पी के बाद क्यू नहीं है, पी के बाद क्यू नहीं है, पी के बाद क्यू ये रहा, पी के बाद क्यू, ये लो, ये आंसर हो गया। अब चेकआउट कर लो, एस सबसे पहले आएगा, एस क्या है, इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, फिर पी आएगा, पी क्या आ रहा है, एन एपोज दैट वाज इमिनेंट, फिर आएगा विद अ न्यू विजन फॉर इट्स पीपल दैट स्टार्ट ऑफ, ठीक, ये इसका मीनिंग आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, आर है लास्ट में, एक बार रुक जाओ, गलत बता दिया, एस से देख लेते हैं, इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, पी, एन एपिस दैट वाज इम्ब्यूड, ठीक है, पी, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, क्यू, नहीं, ये नहीं आ रहा, अपने को क्या देखना है, पी के बाद आर देखना है, पी के बाद आर किस में है, देखो एक बार जरा, पी के बाद आर ये रहा, पी के बाद एस ये नहीं है, पी के बाद क्यू ये नहीं है, ये भी नहीं है भाई, पी के बाद आर इसमें है, तो इसको देखो, इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, ठीक है, इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड, क्यू क्या है फिर, फॉर इट्स पीपल द स्टार्ट ऑफ, फिर क्या है, पी है, एंड एपिस दैट वाज इमिनेंट विद अ न्यू विजन्स, ये आंसर हो गया, ये सिंपल सी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाइए, साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन फॉर अ डिस्कशंस ऑफ द फोर्थकमिंग टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, ठीक। अच्छा देखो, सब्जेक्ट मैं इसको भी मान सकता था, ये नीचे गया, सब्जेक्ट तो मैं इसको भी मान सकता था, लेकिन इसके बाद वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब है, ऑल स्टूडेंट्स के बाद, तो बस, तो अगर वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट होता तो उसकी वर्ब होती कहीं ना कहीं। अब आ जाइए, ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसके लिए इंस्ट्रक्ट किया गया, एस से शुरुआत हो गई, एस से कितनों की शुरुआत हो रही है, दो की, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, बाकी के हटा दो तो फिर ऑप्शन में से, ये लो, एस के बाद देखो, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, आर दे रखा है, आर क्या है भाई, ये रहा, टू बी प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल, क्यू क्या है, फॉर अ डिस्कशन ऑन द फोर्थ कमिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशंस, ये लो, ये आंसर हो गया आपका, एस आर क्यू पी, क्लियर है। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है भाई, ये और देख लीजिए, लो, two bowlers and two batsmen respectively to the new team with the selection of the, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। देखो, the team now has ना वर्ब होती है, और ऐसी वर्ब होती है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। देखो ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं,
टू प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, विद है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि टू बोलर से लिखा हुआ है। तो एस के बाद क्या आएगा, पी, एस के बाद पी नहीं है, एस के बाद पी नहीं है, एस के बाद पी है, एस के बाद पी नहीं है, यही आंसर है। चेकआउट कर लेना, ये पूरा का पूरा पेपर हो गया भाई, कुछ पैसेज के रह गए थे और कुछ क्लोज टेस्ट के रह गए थे, वो नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कशन कर लेंगे। तब तक के लिए बाय। और एक चीज और है, ये 25 अप्रैल 2024 से ही है ना एनडीए का जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसका बैच स्टार्ट होने वाला है अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर, टाइम्स कोचिंग के ऊपर, तो आप ऑफलाइन बैच के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।